हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने एसएचएम के पहले लेक्चर में देखा कि एसएचएम की डेफिनेशन क्या है। और एसएचएम की डेफिनेशन थी कि इफ अ पार्टिकल इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन एंड इट्स फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट, देन मोशन इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। फिर हम लोगों ने इस इक्वेशन को सॉल्व किया था, इंटीग्रेट किया था, 2 बार इंटीग्रेट किया था और इसके बाद हमें एक फंक्शन मिला था xt फंक्शन, मतलब एसएचएम की इक्वेशन मिली थी और वो आई थी x इक्वल टू a sin ओमेगा t। ये तो हमारा पहला लेक्चर था। हाँ, उसके लिए एक सजेशन है कि मैंने माना था t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल x इक्वल टू 0 पर है, तो तुम्हें क्या करना है, उसी प्रोसेस को फिर से फॉलो करना है और मान लेना पार्टिकल x इक्वल टू x नॉट पर था इनिशियली t इक्वल टू 0 पर, तो तुम्हारे पास फिर एक जनरल इक्वेशन आ जाएगी। प्रोसेस बिल्कुल वैसे रहेगा, सबको समझ में आएगा अगर वो समझ में आया होगा कि x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 5। इसके पहले मैं कुछ बातें कर लेना चाहता हूँ कि कुछ बच्चों ने कुछ बोला था कि फिजिक्स नहीं समझ में आती मुझे, तो मुझे कैसे पढ़ना चाहिए। तो ये जो 2-4 मिनट की बातें होंगी, हो सकता है तुम्हारी लाइफ बदल दे। तो मैं कुछ फैक्ट्स बताता हूँ, कुछ रीजंस बताता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। राइट, कुछ लोग अच्छा पढ़ पाते हैं, कुछ लोग अच्छा नहीं पढ़ पाते, कुछ लोग अच्छा सीख पाते, कुछ नहीं सीख पाते, मतलब परफॉर्म कर पाते और नहीं कर पाते। मैं फिलहाल फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। तो फिजिक्स पढ़ने के लिए बहुत से बच्चे 99% केसेस में लोग क्या करते हैं, वो फैक्ट इकट्ठा करते हैं, वो फैक्ट चाहते हैं और 99% टीचर ये काम भी करते हैं। दे आर प्रोवाइडिंग फैक्ट्स। ये फॉर्मूला होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। राइट, तो इसके लिए एग्जांपल लेता हूं। ब्रेन हमारा और हमारा जो कंप्यूटर है या मोबाइल है, इसका जो प्रोसेसर है बिल्कुल सिमिलर होता है। 2 चीजें होती है, एक उसका प्रोसेसर होता है जो कैलकुलेशंस करता है, एनालाइज करता है सब कुछ, और एक होता है जिसको बोलते हैं हम लोग हार्ड डिस्क या मेमोरी कार्ड, तो उसमें डेटा स्टोर होता है। तो ब्रेन में बिल्कुल ऐसा ही होता है कि एक ब्रेन की प्रोसेसिंग होती है, सोचती है इवेंट क्यों हो रहे हैं। न्यूटन की प्रोसेसिंग बहुत अच्छी रही होगी, उन्हें पता सेव गिर रहा है, मून घूम रहा है। राइट, हम लोग उतना नहीं सोच पाते। आइंस्टाइन की प्रोसेसिंग बहुत अच्छी रही होगी। तो 2 चीजें होती है ब्रेन में। ब्रेन के बारे में जो 3-4 मिनट का लेक्चर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट और ये जानना बहुत जरूरी है। ब्रेन की हो या तुम्हारे मोबाइल फोन हो, दोनों में एक चीज कॉमन है, अगर हम लोगों ने उसकी मेमोरी को बहुत भर दिया, फिल कर दिया, तो उस लोड की वजह से वो अच्छे से प्रोसेस नहीं कर पाता है, हैंग करने लगता है। बहुत से लोगों ने इस बात को ऑब्जर्व किया होगा। बिल्कुल सिमिलर ब्रेन होता है। अगर हम लोग बहुत ज्यादा डेटा इकट्ठा कर लेते हैं तो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करता है। हाँ, जरूरी डेटा ब्रेन क्या करता है, ब्रेन जैसे कोई घटना देखी, हम लोग क्या करें, स्कूल से चले और रास्ते में एक गाड़ी निकली, फिर एक लड़का खड़ा था, फिर एक वो खड़ा था, बहुत कुछ दिखता है हमें, लेकिन घर आके मैं पूछूं गाड़ी का नंबर क्या था, तो तुम बोलोगे नहीं पता। तो ब्रेन को वो इररिलेवेंट लगा, तो उसने क्या किया, उस इंफॉर्मेशन को वहीं से डिलीट कर दिया, क्योंकि वो अपने दिमाग, अपने ऊपर बर्डन नहीं बढ़ाना चाहता। लेकिन उसी गाड़ी का बंदा उतर के और तुम्हारे एक कंटाप मारता और तुरंत भागता, तुम उसका नंबर नोट करते और तब मैं पूछता कि उस गाड़ी का क्या नंबर था, तुम बताते कि उस गाड़ी का ये नंबर था, क्योंकि ब्रेन को लगा कि वो चीज इंपॉर्टेंट है। और जब वो चीज इंपॉर्टेंट है तो ब्रेन ने उस चीज को अपने दिमाग में स्टोर किया। राइट, तो ब्रेन हमेशा इररिलेवेंट चीजों को वॉश आउट कर देता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर बहुत सारा कचरा भरा रहेगा ब्रेन में तो ये अच्छे से प्रोसेस नहीं कर पाएगा। अब बात आती है फिजिक्स की। तो फिजिक्स में इस चीज का क्या कनेक्शन है, साइंस में क्या कनेक्शन है इसका। तो इसका सिंपल सा कनेक्शन है कि साइंस में होते हैं कॉन्सेप्ट, फिजिक्स में होते हैं कॉन्सेप्ट, और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फैक्ट इकट्ठे का। फैक्ट का भी कॉन्सेप्ट समझना क्या होता है। बहुत से टीचर ऐसे बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं जो फैक्ट बताते हैं, क्योंकि फैक्ट बताने में क्या साइकोलॉजी होती है उसको समझना। बच्चे का दिमाग नहीं चला, उसने बोला कि भाई एसएचएम पढ़ रहे हो तो ये इक्वेशन याद कर लो, x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस पाई। उसने बोला कि ये डेफिनेशन होती है a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। इतने में किसी का ब्रेन नहीं चला। जब उसने बोला कि नहीं इस इक्वेशन से सॉल्व करके निकालो, तो ब्रेन चला। राइट, तो फैक्ट पढ़ाना और पढ़ना दोनों इजी होते हैं। तो कॉन्सेप्ट पढ़ना फिर क्यों डिफिकल्ट होता है, ये बताता हूं। ब्रेन इज द लेजिएस्ट पर्सन ऑफ द यूनिवर्स। ब्रेन से ज्यादा आलसी कोई भी नहीं होता है।
अब इसका एग्जांपल देता हूं। तुम बैठे हो मेरे सामने, मैं तुमसे बोला कि देयर इज अ नंबर 374 एंड देयर इज अनदर नंबर 554 एंड मल्टीप्लाई द नंबर। तो तुमको कोई नहीं कर रहा होगा, कोई नहीं करेगा। हाँ, अगर बोलो करो यार, आंसर निकाल के बताओ, तो तुम करोगे। तो ब्रेन को जब तक नीड नहीं फील होती तब तक वो आंसर नहीं निकालता है, कोशिश नहीं करता है, क्योंकि उसको लगता है ये इररिलेवेंट है। लेकिन यही मल्टीप्लिकेशन तुम्हारे एग्जाम में आ रहा होता है, नीट में, जेई में, मेन में, एडवांस में, बोर्ड के एग्जाम में, तो बिल्कुल ताकत से लगा होता है ये क्या आंसर आएगा। तो ब्रेन तब तक नहीं काम करता है जब तक उसे लग न जाए कि नीड है। और वो नीड जितनी पावरफुल होगी, वो नीड जितनी ज्यादा पावरफुल होगी, ब्रेन उतना ही ज्यादा फोकस करेगा। तो ब्रेन नहीं चाहता है कि हमें कॉन्सेप्ट सिखाओ, हमें सब कुछ, वो चाहता है फैक्ट दे दो हमको। हाँ, लेकिन हमें तो सक्सेसफुल होना है। तो कुछ लोग चालाक होते हैं, वो समझ जाते हैं कि बिना समझे हम लोग सफल नहीं हो सकते, तो उनका ब्रेन फिर बताता है कि नहीं, कॉन्सेप्ट सीखो। अब एक बात आती है कि कॉन्सेप्ट सीखना समझना बहुत डिफिकल्ट होता है। नो, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा एक्टिवेशन एनर्जी, तो बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट का प्रोसेस है कि एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब है कि हम उसको यहां तक पहुंचा दे और फिर रिएक्शन तो अपने आप ही हो जाए। तो वही कॉन्सेप्ट का है कि इनर्शिया तोड़ना है, कि थोड़ा सा इन्वॉल्व तो हो जाए, थोड़ी सी फट करके। एक बार इन्वॉल्व हो गए तो दैट विल बी एंटरटेनिंग ऑल्सो, तुम्हें फिजिक्स में ही एंजॉय आना शुरू हो जाएगा। तो एक बैरियर हो, कुछ, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कुछ लोग कॉन्सेप्ट पर बहुत बिलीव करते हैं और वो पढ़ते भी, एनालाइज भी अच्छे से करते हैं, और कुछ लोगों की प्रॉब्लम होती है। तो मैं उनके लिए बोल रहा हूं कि एक बैरियर है, कि उस बैरियर तक पहुंचना है और फिर तुम्हें अपने आप ही मजा आना स्टार्ट हो जाएगा। राइट? तो ये तो बातें हो गई कि बहुत सारी बातें, हाँ, सक्सेस होना है साइंस में, फिजिक्स में, नंबर लाने, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। टीचर की नीड भी तभी ताकि वो तुम्हें सोचना सिखा सके। केवल फैक्ट की बात करते तो बहुत सारी वो एनसीईआरटी रखी, तुम्हारे पास और भी किताबें रखी, फैक्ट ही फैक्ट इकट्ठा है, बट दे वोंट हेल्प यू। ओके, चलो थोड़ी थोड़ी बातें करते रहेंगे, मोटिवेट करते रहेंगे। अब हम आज के लेक्चर का क्या कंटेंट है मैं ये बता देता हूं। तो जैसे मैंने जो एसएचएम की इक्वेशन सॉल्व करी थी, तो वो इक्वेशन थी x इज इक्वल टू a इन जनरल साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। हम लोग को तीन चीजें अगर पता चल जाए तो हमें एसएचएम की पूरी इक्वेशन पता होगी। तो एम्पलीट्यूड इज नॉट एन इश्यू, फाई इशू होगा, बाद में डिस्कस करेंगे व्हाट इज फाई, बट सबसे पहला इशू तो आएगा व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी। तो आज के लेक्चर में हम लोग कुछ सिंपल हार्मोनिक मोशन जो एग्जांपल्स है उनसे फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे कि कैसे प्रूव करते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं है। तो मैं सबसे पहले कॉमन एग्जांपल लेता हूं, और वो कॉमन एग्जांपल है एक स्प्रिंग मास सिस्टम। जब ऑसिलेशंस पढ़ाए जाते हैं तो ये पहला एग्जांपल होता है स्प्रिंग मास सिस्टम। तो ये एक वॉल थी, यहां पर एक स्प्रिंग अटैच थी, और स्प्रिंग का जो दूसरा एंड था वो इस मास से अटैच था। मास की वैल्यू थी m, स्प्रिंग कांस्टेंट था k, और जो ग्राउंड था उसको फिलहाल हमने स्मूथ ले लिया। अगर रफ लेता तो डैम्पिंग होती, तो डैम्पिंग वाला केस हम लोग इस चैप्टर के बिल्कुल लास्ट में पढ़ेंगे। राइट? तो फिलहाल यहाँ पर कोई डैम्पिंग नहीं, मतलब किसी भी मैकेनिकल एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है। तो आप बताना है कि ये अगर मैं इस ब्लॉक को थोड़ा सा डिस्प्लेस करता हूं, चलाता हूं, तो ये ऑसिलेट तो करता है, हमें पता है, बट ऑसिलेशन है, ऑसिलेट कर रहा है, ऑसिलेटरी मोशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है कि नहीं है, ये पता करना है। में कुछ स्टेप्स होंगे, तो उन स्टेप्स को याद रखना। पहला स्टेप होगा, क्योंकि हम सारे मेजरमेंट x इक्वल टू 0 से करते हैं, तो फर्स्ट स्टेप होगा फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होती है? जहां पर फोर्स की वैल्यू 0। तो इस एग्जांपल के साथ इन चीजों को कनेक्ट करता जाता हूं। तो ये ब्लॉक अभी रेस्ट पर, इस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, तो इसी को मैंने बोल दिया इक्विलिब्रियम पोजीशन, मतलब सेंटर ऑफ ऑसिलेशन। और इसी को तुरंत एक नाम दे दो x इक्वल टू 0, क्योंकि हम लोगों ने जो वहां पर पढ़ा था वहां पर x इक्वल टू 0 पर 40 माना था। पहला पार्ट पूरा हो गया। राइट? दूसरा पार्ट होगा डिस्प्लेस द पार्टिकल एंड रिलीज। डिस्प्लेस द ऑब्जेक्ट एंड रिलीज। ऑब्जेक्ट को चला के छोड़ दो। राइट? तो मैंने इसको चला के छोड़ दिया। तो जब मैंने इसको चला के छोड़ दिया तो मैंने फिर कुछ देर बाद किसी मोमेंट पर मैंने ऑब्जर्व किया कि ऐसे था।
मतलब ऐसा नहीं कि हमने जहां खींच के छोड़ा वहीं से ऑब्जर्व करना है, पहले उसको मूव करना है तो फिर किसी स्टैंड पर उसको ऑब्जर्व कर लो, राइट। तो डिस्प्लेस द ऑब्जेक्ट एंड रिलीज एंड ऑब्जर्व एट एनी जनरल इंस्टेंट। रिलीज करने के बाद किसी जनरल इंस्टेंट पर उसको ऑब्जर्व करो, राइट। जब ऑब्जर्व करेंगे तो अगला स्टेप होगा डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो उसकी पोजीशन फाइंड करो। तो अब ये आगे पहुंच गया x इक्वल टू x पर, राइट। तो अगला जो स्टेप होगा फाइंड द पोजीशन, और पोजीशन हमें मेजर कहां से करनी होगी, हमें पोजीशन मेजर करनी होगी इस रेफरेंस पॉइंट से, सेंटर ऑफ ऑसिलेशन से। पोजीशन मिल गई, राइट। फाइंड द फोर्स, नेक्स्ट स्टेप, पोजीशन पता चलेगी, इसके बाद हमें पता करना है फाइंड फोर्स। तो यहां पर फोर्स कितना है, स्प्रिंग x से इलोंगेट होगी, और स्प्रिंग अगर x से इलोंगेट हो गई है तो स्प्रिंग तो सिकुड़ने की कोशिश कर रही होगी। स्प्रिंग एक लेक्चर में अभी बनाने वाला हूं, तो उसको जरूर देखना, क्योंकि स्प्रिंग भी एक बहुत अच्छा पार्ट है हमारे सिलेबस का और बहुत यूज होती है। तो उसका जितना भी डिटेल होगा, पैरेलल सीरीज कट करना, स्प्रिंग को एनर्जी एंड एवरीथिंग, वो सब उसमें होगा। तो यहां पर स्प्रिंग अगर x से इलोंगेटेड है तो फोर्स कितना होगा, तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा kx। लेकिन फोर्स है किधर, फोर्स तो लेफ्ट साइड पर है, और डिस्प्लेसमेंट किधर था, राइट साइड पर। तो दोनों कैसे हो गए, ऑपोजिट। तो ये वाला स्टेप था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स। इसके बाद हो सकता है कि ये इक्वेशन ऐसी आ जाए जो खुद एसएचएम की इक्वेशन हो। एसएचएम की इक्वेशन का मतलब है कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्स एंड ऑपोजिट टू एक्स। तो यहां तो सीधे सीधे दिख रहा होगा, इसका मतलब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। और अगर ऐसा ना आए तो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। कभी कभी क्या होता है, नहीं आता और एडजस्ट करना पड़ता है तो आ जाता है, कुछ अप्रोक्सीमेशन करने पड़ते हैं तो भी आ जाता है। और जैसे ही पता चल जाए कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, इसके बाद जो अगला स्टेप होगा, एक्सेलरेशन निकालो, और एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। तो इसको अगर हम लोग मास से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा। और जो लास्ट स्टेप आ जाएगा, तो लास्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से कंपेयर कर देना। तो जैसे इससे कंपेयर करेंगे हमें सीधे किसकी वैल्यू मिल जाएगी, हमें वैल्यू मिल जाएगी ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहां पर हमको ओमेगा की जो वैल्यू दिख रही है वो कितनी, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के बाई एम। तो ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट के अपॉन एम। और ओमेगा अगर मिल गया तो टाइम पीरियड मिल गया, टाइम पीरियड मिल गया तो फ्रीक्वेंसी मिल गई। तो ये एक एग्जाम्पल होगा जहां पर हम लोगों ने ओमेगा कैलकुलेट किया। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था। कभी कभी ऐसा रिलेशन आएगा नहीं, लेकिन कुछ सिचुएशंस के लिए हमें बनाना पड़ेगा। कितनी बात क्लियर है। अब क्या करते हैं, मूव करते हैं दूसरे एग्जाम्पल पर। तो स्टेप्स याद है, फर्स्ट स्टेप फाइंड द इक्विलिब्रियम पोजीशन, उसे x इक्वल टू 0 नाम दे दो। सेकंड स्टेप क्या होगा, पार्टिकल को डिस्प्लेस करके रिलीज कर दो। जब मूव करने लगे तो बीच में किसी मोमेंट पर उसको ऑब्जर्व कर लो। जब ऑब्जर्व करो अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप होगा उसका डिस्प्लेसमेंट पता करो। नेक्स्ट स्टेप होगा फोर्स लिख दो। अगर फोर्स एक्स के प्रोपोर्शनल और अपोजिट आता है तो बोल दो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन है। और अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो फोर्स पता है तो उसका एक्सेलरेशन निकाल लो। और एक्सेलरेशन निकालने के बाद उसको सीधे कंपेयर कर दो इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से। तो वहां क्या मिल जाएगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। तो हम लोग एक दूसरा एग्जांपल करते हैं जो और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। क्या, सिंपल पेंडुलम, राइट। तो सिंपल पेंडुलम कुछ ऐसा है, ये रूफ है और यहां से मैंने एक रस्सी लटका दी और इस पर एक छोटी सी बॉल कनेक्ट कर दी, इसको बॉब बोलते हो। वैसे बाद में डिटेल इसका पढ़ेंगे तो बोलेंगे कि स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल, मतलब उसकी लेंथ नहीं बढ़नी चाहिए, बॉल का साइज बहुत छोटा होना चाहिए और वो हैवी होनी चाहिए, राइट। अब इस बॉल को स्लाइटली डिस्टर्ब कर दो। तो अगर मैं इस बॉल को स्लाइटली डिस्टर्ब करता तो ये बॉल ऐसे मूव करती इस पाथ पर। तो यहां पर अगर मैं बोलता बॉल पर, तो बॉल पर नेट फोर्स 0 है। अगर ग्रेविटी का नीचे लग रहा होगा तो टेंशन ऊपर लग रहा होगा। दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस कर लिया जब नहीं चल रही थी। चलेगी तो हम लोग सर्कुलर मोशन में पढ़ चुके हैं, टेंशन तो उस पर एक नेट फोर्स आएगा। अगर रेस्ट पर है तो ये नेट फोर्स 0 हो गया। तो इसी को हम लोग बोल देते हैं x इक्वल टू 0। लेकिन यहां पर थोड़ा सा होल्ड करो,
कि मैंने क्यों बोला होल्ड करो? मैंने इसलिए बोला कि दिस मोशन इज नॉट सिंपल हार्मोनिक एंड दिस कैन नॉट, बिकॉज दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन मोशन। तो जो मोशन स्ट्रेट लाइन होगा वही तो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, ये तो स्ट्रेट लाइन मोशन है ही नहीं। लेकिन इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन बनाया जा सकता है। कैसे? कि जब ये पार्टिकल को मैंने थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दिया और फिर मैंने किसी मोमेंट पर ऑब्जर्व किया, तो ये पार्टिकल यहां पर था और इसकी रस्सी ने इनिशियल लाइन के वर्टिकल के साथ थीटा का एंगल बना रखा है। हाँ, मैं इतना बोल देता कि इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, इफ थीटा इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, अगर एंगल बहुत छोटा होता तो ये वाला पॉइंट तो यहां पर होता, इसका मतलब ये रीजन बहुत छोटा होता, और किसी भी कर्व का एक छोटा सा रीजन लेंगे तो दैट विल बिहेव लाइक ए स्ट्रेट लाइन। पृथ्वी बहुत बड़ी है लेकिन हम जितना देख पाते हैं वो तो छोटा सा एरिया है, तो हमें कैसा लगता है पृथ्वी फ्लैट है, जबकि पृथ्वी कैसी है? गोल है। तो किसी कर्व का अगर जरा सा छोटा सा रीजन लोगे तो दैट विल बी फ्लैट। तो यहां पर सर्किल का अगर छोटा सा रीजन लेता हूं, यहां से यहां तक इतना पार्ट अलग करता तो कैसा दिखता? सर्किल की स्ट्रेट लाइन की तरह दिखता। तो SHM तो नहीं है क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं था, लेकिन हम लोग अगर थीटा की वैल्यू को बहुत छोटा रखें, मतलब उसके एंगुलर एम्पलीट्यूड, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बहुत बड़े ना हो, तो मैं बोल सकता हूं दिस इंप्लाइज दिस मोशन इज स्ट्रेट लाइन मोशन। और जब स्ट्रेट लाइन मोशन होगा तभी वो सिंपल हार्मोनिक मोशन हो सकता है। हाँ, तो ये इन जनरल सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं करता है। पेंडुलम बहुत इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि इससे हम लोग जी की वैल्यू निकालते हैं, राइट। इन जनरल तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं करेगा, लेकिन अगर एंगल बहुत छोटे होंगे तो ये ऑसिलेटरी मोशन है। अब आगे देखेंगे ऑसिलेटरी मोशन है तो क्या फिर ये सिंपल हार्मोनिक भी होगा? कोई जरूरी नहीं होता है कि ऑसिलेटरी हो तो सिंपल हार्मोनिक हो ही जाए। चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हमने छोटा डिस्प्लेसमेंट दिया था तो पहले इस पर फोर्स बना लेते हैं। तो इस बॉब पर एक फोर्स लग रहा होगा mg। इस फोर्स के दो कंपोनेंट्स कर लेते हैं। एक कंपोनेंट है रस्सी के अलोंग और एक इसके परपेंडिकुलर। तो ये एंगल अगर थीटा था तो ये भी कितना था? ये भी थीटा था। तो mg का ये जो कंपोनेंट आ जाएगा, सभी ने पढ़ा होगा, दिस इज mg cos थीटा, राइट। और दूसरा जो कंपोनेंट आएगा वो कंपोनेंट आएगा mg sin थीटा। तो अगर थीटा बहुत छोटा होगा तो मैं बोल सकता हूं कि दिस इज रिस्टोरिंग फोर्स। अब ये तो रिस्टोर कराएगा नहीं, तो रस्सी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। mg cos थीटा नीचे लग रहा है, रस्सी के अलोंग लग रहा है, तो वो क्या करेगा? मान लो कोई फोर्स ऐसे लगाता तो क्या करता? तो रस्सी को टाइट करने की कोशिश कर रहा है, रस्सी को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो रिस्टोरिंग कौन सा फोर्स हुआ? रिस्टोरिंग फोर्स हुआ mg sin थीटा। तो मैं बोल सकता हूं यहां पर जो रिस्टोरिंग फोर्स है F रिस्टोरिंग एंड दैट इज mg sin थीटा। फिर एक बात हम लोग और बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं थीटा अगर बहुत छोटा है तो साइन थीटा की वैल्यू लगभग किसके इक्वल आएगी? थीटा के इक्वल आएगी। अब इसका रीजन थोड़ा सा हिंट कर देता हूं। साइन थीटा का एक्सपेंशन करो, दो तरीके होते हैं और भी हो सकते हैं। साइन थीटा का एक्सपेंशन करोगे तो टर्म आता है थीटा माइनस थीटा क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड थीटा पर 5 अपॉन 100। तो थीटा अगर बहुत छोटा होगा तो उसका क्यूब तो और बहुत छोटा होगा, उसकी पावर 5 करोगे तो और बहुत छोटा होगा। तो थीटा के अलावा जितने भी आगे हायर पावर टर्म्स आ रहे होंगे वो सारे थीटा के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल हो जाएंगे। तो बचेगा क्या? साइन थीटा इक्वल टू थीटा। दूसरा एक तरीका क्या था, साइन थीटा को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा? कॉस थीटा मिलेगा। 0 पर कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। इसका मतलब साइन थीटा का डेरिवेटिव 0 पर आएगा 1, और 1 आने का मतलब वहां पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ 45 का एंगल बनाएगी। तो वहां जो कर्व होगा वहां पर थीटा और उसकी वैल्यू दोनों सेम आएगी। जो लाइन 45 का एंगल बनाती है उसका एक्स और वाई दोनों सेम आता है अगर ओरिजिन से जाती है। तो यहां पर रट सकते हो थीटा अगर बहुत जगह से अप्रोक्सीमेशन को यूज करना होगा पूरी फिजिक्स में। इफ थीटा इज 0 देन साइन थीटा की अप्रोक्सीमेट वैल्यू थीटा के इक्वल आती है। तो साइन थीटा इक्वल टू थीटा। तो वहां से मैं बोल सकता हूं कि नाउ दिस रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू mg इनटू थीटा। जो मैंने स्टेप्स बताया उसमें कि स्टेप ये भी था कि पहले उसको खींचो फिर रिलीज कर दो और फिर उसकी पोजीशन। तो ये लगभग स्ट्रेट लाइन होगा ऐसा,
तो जब ये यहां पर था तो मैंने बोल दिया कि x इक्वल टू 0 और ये x इक्वल टू x आ गया। तो ये जो आर्क लेंथ है वो कितनी है, x के इक्वल है। तो यहां से मैं एक रिजल्ट और लिख सकता हूं, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो अगर एंगल लिखना चाहता है तो आर्क लेंथ कितनी थी x और इसकी रेडियस कितनी है, इस रस्सी की लेंथ को मान लेता हूं l। तो यहां पर जो थीटा लिखा हुआ है दैट इज x अपॉन l। तो यहां से रिस्टोरिंग फोर्स हमें मिल गया mg इंटू x अपॉन l, राइट। अब एक बात और बताएं, डिस्प्लेसमेंट किधर था, राइट साइड पर, फोर्स किधर लगा, लेफ्ट साइड पर। तो क्या डिस्प्लेसमेंट और फोर्स अपोजिट है, यस। तो फिर मैं बोल सकता हूं F इक्वल टू माइनस mg अपॉन l इंटू x। माइनस क्यों लगे, फोर्स इज इन लेफ्ट डायरेक्शन एंड x इज इन राइट डायरेक्शन। तो दोनों अगर अपोजिट है तो हम लोग यहां पर माइनस लगा सकते हैं। फोर्स को क्या, यहां से क्लियर हो गया, यहां से क्लियर हो गया कि दिस इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसका मतलब रस्सी से जुड़ा बॉब ग्रेविटी में अगर वर्टिकल लटका हुआ है और उसको हम लोग डिस्प्लेस करके छोड़ते हैं तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर सकता है, बट उसकी शर्त है कि उसके जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो बहुत छोटे होने चाहिए। अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट छोटे नहीं है तो फिर वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं करेगा। अब क्या करना था, फोर्स को लिख दो। उस बॉब का मास था m, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू माइनस mg इंटू x अपॉन l। तो ये मास और मास कैंसिल हो गया और a इक्वल टू माइनस g अपॉन l इंटू x। और अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप होगा हमें कंपेयर करना होगा। किससे कंपेयर करना होगा, a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x से कंपेयर करना होगा। तो इससे अगर हम लोग कंपेयर कर देंगे तो यहां से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, g अपॉन l। तो वहां से हमें क्या मिल गया, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट g अपॉन l। तो टाइम पीरियड कितना आ गया, t इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। 2 पाई बाई ओमेगा करोगे तो 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g। तो ये एक एग्जांपल हम लोगों का हो गया सिंपल पेंडुलम का। इसके पहले हम लोगों ने जो स्प्रिंग का केस सॉल्व किया था तो वहां पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आई थी अंडर रूट k अपॉन m। तो टाइम पीरियड कितना आता, 2 पाई रूट ऑफ m अपॉन k। ये दो एग्जांपल्स हम लोगों के हो गए। एक तीसरा एग्जांपल लेते हैं। हम लोग काफी सारे एग्जांपल सॉल्व करेंगे जिसमें हम लोग ये पता करेंगे कि हाउ टू प्रूव सिंपल हार्मोनिक मोशन and how to calculate its angular frequency if it is simple harmonic motion. So let's move to next example and that is from fluid. एक मैंने स्प्रिंग से ले लिया, वैसे बहुत से एग्जांपल्स हैं SHM के। एक मैंने स्प्रिंग से ले लिया, जरूरी था वो, राइट। एक मैंने सिंपल पेंडुलम का केस ले लिया, एक मैं फ्लूइड का ले लेता हूँ, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं। सुन रहे हो ना, एक चीज और, अगर सीखना है तो टाइम देना सीखना पड़ेगा, पूरा देखना पड़ेगा, तब सीख पाओगे। एक एक लेक्चर, बहुत सारे लेक्चर, तब एक डेवलपमेंट स्टार्ट होगा, समझ में आएंगी चीजें। ये पानी भरा हुआ है, पानी मान लो, या कोई, मैं पानी बोलूं तो समझ लेना कि फ्लूइड, किसी फ्लूइड की बात कर रहा हूं, कोई फ्लूइड हो सकता है। बायंसी फोर्स हम लोग पढ़ चुके थे, तो जिस बॉडी की डेंसिटी फ्लूइड की डेंसिटी से कम होती है वो तैरती है, या मतलब एवरेज डेंसिटी था। वैसे लोहा भी तैरता है, शिप तैरता है, तो कह रहे हो फ्लूइड का पार्ट होगा, लेकिन थोड़ा सा यूज हो रहा है तो डिस्कस करना पड़ेगा। तो ये कोई ऐसी बॉडी जिसकी एवरेज डेंसिटी वाटर की, इस फ्लूइड की इस डेंसिटी से कम है, तभी तो तैर रही होगी, राइट। तो इस फ्लूइड की डेंसिटी हम लोग मान लेते हैं, लिक्विड की डेंसिटी को, मतलब फ्लूइड की डेंसिटी को F मान, रो F मान लिया, और ये जो बॉडी तैर रही इसकी डेंसिटी रो मान ली मैंने, तभी तो तैर रही। जैसे कि सर्दी होती है और नहाने बैठे और डब्बा लिया और उसको बाल्टी में डुबाने जा रहे थे, तो बड़ी मुश्किल से लगता था कि नहाए, तो डब्बे को जब नीचे दबाते हो तो ऊपर फोर्स लगता है, ऐसा लगता है वो ऑसिलेट कर रहा है कि मैंने डिस्प्लेस किया और वापस वहीं आना चाहता। ऑब्जर्व किए, डब्बा लिए, खाली था, पानी नहीं था उसमें, पानी से भरी बाल्टी, तो उसमें ऐसे रखा और दबाने की कोशिश करी, तो वहां पर कोई कुछ रिस्टोर करना चाह रहा है। जैसे मैंने दबाया तो लिक्विड क्या चाह रहा था कि जहां डब्बा था वहीं रहने दो, दबाओ मत, राइट। ये वही सिचुएशन है, बट हमें सारे स्टेप्स फॉलो करने। पहला स्टेप क्या था, फाइंड द इक्विलिब्रियम पोजीशन, दिस इज इक्विलिब्रियम पोजीशन, क्योंकि इस समय ये रेस्ट पर है।
तो इक्विलिब्रियम पोजीशन अगर है तो ये पता कर लेते हैं कि यहां पर कौन कौन से फोर्सेस होंगे। एक फोर्स तो इसका ग्रेविटी का फोर्स, पहले मैं कुछ मान लेता हूं कि इसकी जो ये वाली लेंथ डूबी हुई है इसको हम लोगों ने मान लिया L, और इसकी जो टोटल लेंथ थी उसको हम लोगों ने मान लिया H। ऐसे फ्लूइड के रिजल्ट अगर यूज करें तो सीधे बोल सकते हैं कि डेंसिटीज का जो रेशियो आएगा वही इनका रेशियो भी आता है, डूबी हुई लेंथ और एक्चुअल लेंथ का, राइट। खैर वो हम उसको मैं ऐसे पूरा कैलकुलेट करूंगा, समझ में भी आएगा। तो L लेंथ उसकी डूबी थी और टोटल लेंथ थी L, उसका अपना कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया भी होगा। तो अगर मैं बोलता कि इसका ग्रेविटी का फोर्स किधर लगा होगा तो वो किधर लगेगा, नीचे। मास मैंने मान लिया m, वैसे डेंसिटी थी तो मास निकाल सकते हैं वहां से। ऊपर किसने फोर्स लगा के इसको बैलेंस किया होगा, तो ऊपर इसको बैलेंस किया होगा बायंसी फोर्स ने। तो बायंसी फोर्स हम लोग पढ़ चुके हैं, क्लास 9 से ही पढ़ रहे हैं, रो इंटू वी इंटू जी। जहां पर रो क्या था, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, वी क्या था, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, और जी एज यूजुअल। तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड कितना था वो मैंने माना था रो एफ, इनटू इसका जो वॉल्यूम आएगा उसको फिलहाल के लिए तो वी लिख देता हूं। वैसे सिलेंडर इसका अगर वॉल्यूम निकालना चाहता तो कौन सा वॉल्यूम निकालना है, हमें ये वाला वॉल्यूम निकालना है, डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम। और वो डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम हम लोग यहां पर लिख देते हैं, दैट इज ए इंटू एल। एल लेंथ ही तो डूबी है, और एल लेंथ अगर डूबी है तो ये एल और क्रॉस सेक्शनल एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हमें डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम मिल गया इनटू जी। ये कैसा है, रेस्ट पर है। अगर ये रेस्ट पर है तो मैं यहां पर लिख देता हूं रो फ्लूइड इनटू वी इनटू जी, एंड दिस इज इक्वल टू mg। अभी तो ट्रांसलेशन कर रहा है ना, तो कोई पॉइंट मान लो x इक्वल टू 0, जो मानना चाहो वो मान लो। अब जैसे पॉइंट मास होता है तो बोलता है कि यहाँ पॉइंट है तो यही मानो, तो बॉडी तो एक्सटेंडेड है ना। अब कहाँ माने, तो जहां मन है वहां मान लो, राइट। तो मैं जो तुम्हारा मन है तुम मान लो, मैंने मान लिया कि वो पॉइंट यहां पर था, ये था x इक्वल टू 0 एंड दिस वाज सेंटर ऑफ ऑसिलेशन O। अब पॉइंट मास होता तो एक ही जगह होती मानने के लिए, एक्सटेंडेड बॉडी तो इनफाइनाइट प्लेसेस है जहां पर हम कोई पॉइंट ले सकते हैं यहां पर। अगला स्टेप क्या था, अगला स्टेप था डिस्प्लेस द बॉडी थ्रू एनी डिस्टेंस एंड ऑब्जर्व एट सम इंस्टेंट। तो मैंने क्या किया, इस बॉडी को डिस्प्लेस कर दिया। तो जब इस बॉडी को मैंने डिस्प्लेस किया तो इस बॉडी की सिचुएशन ऐसी हो गई, और ये इनिशियल लेवल, तो मैंने मान लिया कि वाटर लेवल में कोई चेंज नहीं आ रहा है। वैसे वाटर कम होगा तो चेंज करेगी, बात हम लोग बायंसी फोर्स में पढ़ चुके हैं। तो मैंने कितना डिस्प्लेस कर दिया, x डिस्प्लेस कर दिया। डिस्प्लेस कितना भी किया हो मैंने तब ऑब्जर्व किया जब अपनी एक्चुअल पोजीशन से x नीचे आ गया। मतलब ये पॉइंट जो बाहर था ये तो सरफेस पर था, ये बॉडी कितना चल गई, तो ये बॉडी चल गई x। अब एक बात सोचना कि इतना रीजन तो पहले से ही डिप्ड था, इतना तो पहले से डिप्ड था, लेकिन x डिस्प्लेस करने के बाद इतना एडिशनल रीजन आ गया लिक्विड के अंदर, ठीक। मैंने इसको ऑब्जर्व किया कि मूव कर रहा था, इसके बाद किसी मोमेंट पर ऑब्जर्व, यहां पर एक चीज अज्यूम कर लेना कि यहां पर जो फ्लूइड मैंने लिया है वो नॉन विस्कस है। नॉन विस्कस का मतलब कोई भी विस्कोसिटी वाले फोर्सेस नहीं है, क्योंकि विस्कोसिटी वाले फोर्सेस होंगे तो मोशन होगा डैम्प्ड, और अभी हम लोग डैम्प मोशन नहीं पढ़े, राइट। तो यहां पर कोई डैम्पिंग नहीं है, तो मैंने एज्यूम कर लिया कि दिस लिक्विड इज नॉन विस्कस। अब बोलता है कि क्या डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, वो चल रहा था तो उसका मास बदल जाएगा, नहीं बदलेगा। तो वेट भी नहीं बदलेगा, मास नहीं बदलेगा तो वेट भी नहीं बदलेगा, वेट उतना ही रहेगा। लेकिन क्या बायंसी बदल जाएगी, यस, क्योंकि अब इस डब्बे ने, इस ब्लॉक ने ज्यादा लिक्विड डिस्प्लेस किया है एज कंपेयर टू ओरिजिनल सिचुएशन। अब ये नीचे जा चुका है, तो नीचे जा चुका है तो इतना ही तो एक्स्ट्रा उसने और डिस्प्लेस कर दिया। कितनी बात क्लियर हो गई। तो अब इस ब्लॉक ने ज्यादा लिक्विड डिस्प्लेस कर। आर्किमिडीज का प्रिंसिपल क्या था
कि डिस्प्लेस लिक्विड का जो भी वेट आएगा वही बायंसी फोर्स लगेगा। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि इस पर ऊपर की तरफ अब जो फोर्स लग रहा होगा वो बढ़ गया होगा। तो ऐसे बोलता है कि V डैश और डिस्प्लेस कर दिया और V पहले डिस्प्लेस किया था, तो अब जो फोर्स लगेगा वो रो फ्लूइड इनटू पहले था V और अब V डैश और आ गया इनटू G। या कुछ लोग काफी सातिर होते हैं, तुरंत आंसर लिखते हैं। कैसे? वो बोलेंगे जो पहले डिस्प्लेस किया था तो इतना वेट बायंसी दे दिया होगा और अब हमने V डैश और ज्यादा डिस्प्लेस कर दिया तो उसके करस्पॉन्डिंग और एक बायंसी आ गया होगा, तो उसको यहां पर सीधे लिख दिया रो F इंटू V डैश इंटू G। इससे उनके कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियरिटी आ गई। कैसे? वो बोले ये वाली वैल्यू तो इसके बराबर थी, तो जितना पहले डिस्प्लेस लिक्विड का वेट था वो तो एक्चुअल वेट को कैंसिल कर रहा था और जो एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट आ गया लिक्विड का, उस एक्स्ट्रा डिस्प्लेस लिक्विड की वजह से एक एडिशनल फोर्स ऊपर आ गया। तो अल्टीमेटली यही वाला टोटल फोर्स ऊपर लग रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स जिसको बोलते हैं। तो यहां पर V डैश कितना होगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया A था और लेंथ थी x, तो यहां पर इस वैल्यू को सीधे लिख सकते हो कि दिस इज रो फ्लूइड इनटू A इंटू x इंटू G। इसका मतलब इस समय इस वाले डब्बे पर, इस ब्लॉक पर ऊपर की तरफ नेट इतना फोर्स लग रहा होगा। डिस्प्लेसमेंट किधर था? नीचे, और फोर्स किधर था? ऊपर। तो क्या दोनों ऑपोजिट है? यस, ऑपोजिट है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि जो यहां पर टोटल फोर्स आया है F that is equal to माइनस टाइम्स फोर्स जो इतना लिखा हुआ है ना, तो फोर्स की वैल्यू आ गई रो F इंटू A इंटू एक्स इंटू G। तो जो फोर्स लग रहा था वो इतना था, जो रिस्टोरिंग फोर्स है, लेकिन x और फोर्स कैसे ऑपोजिट, तो यहां पर माइनस लिख दिया। अब मैं तुमसे पूछता कि क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन है? इज इट सिंपल हार्मोनिक मोशन? यस। क्यों? फोर्स इज ऑपोजिट टू एक्स। फोर्स किधर लगा? ऊपर। डिस्प्लेसमेंट किधर था? नीचे। एंड फोर्स इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू एक्स। इसका मतलब मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अब है तो कंपेयर किससे करना है? A इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से कंपेयर करना है। तो इसको लिख देते हैं फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन एंड दिस इज इक्वल टू माइनस रो एफ ए इंटू जी इंटू एक्स। तो यहां से जो एक्सलरेशन की वैल्यू आ गई माइनस रो एफ इंटू जी अपॉन m इंटू एक्स। वैसे लिखना चाहो ओमेगा तो इसी के फॉर्म में लिख दो, बट हम लोग को क्रॉस सेक्शनल एरिया वगैरह नहीं है, इसमें एक और कॉम्पैक्ट रिजल्ट आता है तो वो हम लोग यहां से लिखते हैं। अगर हम लोग मास लिखना चाहें इसका, अगर हम इस ब्लॉक का मास लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो वो मास की वैल्यू यहां पर पुट कर देते हैं, जो हम लोगों का पहला रिलेशन लिखा था रो F इंटू V इंटू G, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम कितना था? A इंटू H। अगर पूरे डब्बे का वॉल्यूम देखता तो हाइट उसकी H थी और क्रॉस सेक्शनल एरिया A था, तो वॉल्यूम था A इंटू H और इंटू G। और ये जो उसने वॉल्यूम डिस्प्लेस किया था ये कितना था पहले वाला? तो इसकी वैल्यू थी A इंटू L। तो यहां से A और A तो कैंसिल हो गया और G भी यहां से कैंसिल हो गया। तो एक रिजल्ट यहां से आ गया रो F इंटू L इक्वल टू रो इंटू, ये G कैंसिल हुआ, रो इंटू H। तो ये फ्लूइड स्टैटिक्स का एक डायरेक्ट रिजल्ट है, रो F इंटू L इज इक्वल टू रो इंटू H। इसका पहले से यूज कर लेते तो ज्यादा अच्छा रहता, या यहां पर आकर के वैल्यू पुट कर दो या सीधे मास की वैल्यू पुट कर देते। तो मास की अगर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो दिस इज रो फ्लूइड इंटू A इंटू G और मास आएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम कितना आएगा? अब टोटल मास लिखना है तो वॉल्यूम की वैल्यू AH आएगी और इंटू, तो ये A और A कैंसिल हो गया, और रो F अपॉन रो की वैल्यू यहां से कितनी लिख देंगे? दैट इज H अपॉन L। तो A इज इक्वल टू माइनस H अपॉन L इंटू G अपॉन H इंटू X। तो ये H और H कैंसिल हो गया और ये हमारे पास जो रिजल्ट आ गया वो रिजल्ट आ गया इक्वल टू माइनस G अपॉन L इंटू एक्स। अब हमारी इक्वेशन किस फॉर्म में आ गई? इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और यहां से ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई? अंडर रूट G अपॉन L। तो टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी आ गई? 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G। फॉर्मूला वैसे ही आया लेकिन चीजें अलग है, यहाँ पर ये फ्लूइड का केस है।
मतलब इसका फॉर्मूला याद रखना आसान है, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, राइट। लेकिन ये भी याद रखना कि क्या एल था, एल उस सिलेंडर की, उस ब्लॉक की टोटल लेंथ नहीं थी, एल वो लेंथ थी जो लिक्विड के अंदर डूबी हुई थी। तो अगर कभी ऐसा केस आता तो हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि यहां पर जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, उस सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी आएगी वो अंडर रूट जी अपॉन एल आएगी,